वैसे ही अपने महीनों के जो नाम है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये नाम क्यों पड़े हैं? तो इसके पीछे का भी विज्ञान होता है कि हर महीने के पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के समय पूर्व क्षितिज पर जो नक्षत्र उदित हो रहा है, उस नक्षत्र के नाम से उस महीने का नाम दिया जाता है। जैसे चित्रा नक्षत्र होगा पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के समय पूर्व क्षितिज पर, तो वो चैत्र महीना है। विशाखा नक्षत्र होगा तो वो वैशाख है। अश्विनी नक्षत्र होगा तो अश्विन महीना है। मृगशीर्ष नक्षत्र होगा तो मार्गशीर्ष महीना है। पुष्य नक्षत्र होगा तो पौष महीना है। ऐसे हर महीना उस नक्षत्र के नाम से आते हैं, और करोड़ों वर्षों से उसका सीक्वेंस जो है, क्रम जो है, वो अबाधित रहा है, कभी भी बदला नहीं है। लेकिन कभी कभी बीच में अधिक मास आ जाता है। वो अधिक मास क्यों आता है? तो सूर्य का कैलेंडर और चंद्र का कैलेंडर को मैच करने के लिए वो आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य की गति से चंद्र की गति जो है, इनके दोनों में हर वर्ष 11 दिन का अंतर आता है। और हम इस अपने पंचांग को सूर्य और चंद्र की गति को मिलाप करने के लिए हर 3 वर्ष, यानी टू बी प्रिसाइज हर 2.5 वर्ष के बाद यह अधिक महीना आता है। 2.5 वर्ष भी नहीं कहेंगे, अगर महीने की गिनती करते हैं तो हर 33वां या 34वां महीना जो होता है, वो अधिक महीना होता है। तो उससे एक वर्ष में 11 दिन, तो 3 वर्ष में वो 33 दिन होता है। इससे 2.5 वर्ष में वो अधिक महीना आता है। वो हमें गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सृष्टि के नियम के हिसाब से गत वर्ष में श्रावण महीना अधिक महीना था, तो उस बार पूर्णिमा के दिन लगातार 2 बार पूर्णिमा को सूर्योदय के समय पूर्व क्षितिज पर श्रवण नक्षत्र था। वो अपने आप आ जाता है, हमें निश्चित नहीं करना पड़ता। तो वो अपने आप वहां पर अधिक महीना आ जाता है, और वो सृष्टि का जो कैलेंडर है, पंचांग है, उसके उसे हम मेल खा लेते हैं। ये जो राशि चक्र है, अपने अवकड़ा चक्र आप सामने देखते होंगे, उसमें राशि चक्र है, 12 राशियों के नाम है। इस नक्षत्रों के जो 27 नाम है, अगर वो आप कंठस्थ कर पाए तो अच्छा है। लेकिन अगर वो कंठस्थ नहीं भी होते हैं तो भी उस नक्षत्र का जो स्वामी है, उस स्वामी ग्रह का नाम तो हमें नींद में भी पूछा तो याद होना चाहिए। उसके स्वामी का नाम तो हमें याद रहना चाहिए। वो आगे मैं बताऊंगा किस नक्षत्र का कौन स्वामी है। वैसे वो 27 नक्षत्र है, तो उनके स्वामी हमें निश्चित रूप से याद होने चाहिए, क्योंकि वो फलादेश देते समय हमें वो हमेशा याद रखना पड़ेगा, या फिर हमें देखना पड़ेगा। अगर याद नहीं तो वो नोट्स देखनी पड़ेंगी। इसलिए 27 नक्षत्रों के नाम याद नहीं रहे, फिर भी उसके स्वामी के नाम हमें अवश्य याद रहने चाहिए। वैसे ही अपनी जो 12 राशि है, उनके तो नाम याद रहने ही चाहिए, और साथ में उस राशि के जो स्वामी ग्रह है, उसका भी नाम हमें याद अवश्य रखना चाहिए। तो आपके जो भी नोट्स आप बनाएंगे, तो उस नोट्स में जो भी विशेष रूप से याद रखने की चीजें हैं, उसे अलग रंग से लिखना है, तो जिससे आपको आसानी से वो ध्यान में आ जाएगा। अवखड़ा चक्र अगर आपके सामने है तो आप देख सकते हैं कि पहली राशि है मेष, और उसमें नक्षत्र भी दिए होंगे, अश्विनी, भरणी और कृतिका। हर नक्षत्र के 4 समान भाग किए, जिसे चरण कहते हैं। तो हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। जैसे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पूरा है, भरणी नक्षत्र पूरा है, और कृतिका नक्षत्र का एक चरण है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, और कृतिका का एक चरण। उसके जो हर नक्षत्र के 4 भाग किए, जिसे चरण कहा जाता है। तो इसके एक राशि में नक्षत्र के 9 चरण होते हैं, या फिर दूसरे शब्द में कहें तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं।
उसके बाद जो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण है, रोहिणी का पूरा चारों चरण है और मृगशीर्ष के 2 चरण है, पहला और दूसरा। कृतिका का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है। उसके बाद जो है वो मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और ये मीन राशि। ये पूरा सीक्वेंस में हमें, उसके क्रम में हमें याद रखना है। पंचांग देखते समय हमें और एक जो बात देखनी होती है वो है योग, और होता है करण। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 बातें देखने के लिए ये पंचांग का उपयोग करते हैं। योग जो होते हैं वो 27 योग हैं। योगों के नाम कंठस्थ नहीं हुए चलेगा, वो अभी हमें तुरंत की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे चंद्र और सूर्य में 12 अंश का अंतर होता है, तो जैसे तिथि बदलती है उसी तरह पर ये अंश भी बदलते रहते हैं, ये योग भी बदलते रहते हैं। और उसी तरह करण भी होता है। ये पंचांग का 5वां अंग है। कुल 11 करण होते हैं, जिसमें से 7 जो करण है वो चर गति के होते हैं और 4 जो है वो स्थिर गति के होते हैं। जिसमें जो चर गति के हैं वो अच्छे माने जाते हैं। उसके विषय में आगे विवरण होगा। अभी हम केवल वो अवकड़ा चक्र देखने के लिए जो जो बातें हमें ध्यान में आनी है उसके विषय में ही मैं अभी बता रहा हूँ आपको। अभी ये जो तिथि और नक्षत्र का जी जो गणना करनी होती है उसके विषय में और थोड़ी जो गणितीय बात है वो भी थोड़ी बता देता हूँ मैं आपको। ये भी आपके पास ये तो याद होना ही चाहिए और लिखा हुआ भी होना चाहिए। जो हम अंश की 12 अंश की जो हमने कहा कि चंद्र और सूर्य में 12 अंश का जो अंतर होता है, तो ये अंश का जो गणित है वो हमें आगे, जब तक हम पूरी कुंडली बनाना नहीं सीखते हैं तब तक हमें ये अ, उपयोग में लेना है, तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। जैसे हमारी घड़ी जैसे चलती है उसी हिसाब से ये चलता है, ऐसे मान लेते हैं हम थोड़ा बहुत। जैसे 60वीं कला बराबर 1 कला। जैसे हम 60 सेकंड को अ, जैसे हम 60 सेकंड को 1 मिनट कहते हैं, वैसे 60वीं कला को 1 कला कहते हैं। और 60 कला बराबर 1 अंश कहते हैं। तो अभी हम घड़ी के हिसाब से देखें तो सेकंड, मिनट और घंटा, वैसे ही हम इसको याद रख सकते हैं। 60वीं कला बराबर 1 कला और 60 कला बराबर 1 अंश। अपनी जो 12 राशि है उसका हिसाब कैसे होगा, तो 30 अंश की एक राशि होती है। 360 पूरा यूनिवर्स का है, तो उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 राशि होती है। 30 अंश की एक राशि होती है। और अगर हम नक्षत्र की बात करें तो 360 को अगर 27 से भागते हैं तो 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है। तो इस हर नक्षत्र को हमने 4 भाग में विभाजित किया तो उसके 4 चरण हो जाते हैं। तो हर नक्षत्र को पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ऐसा स्पेसिफिक नाम से ही उनको बुलाया जाता है। अगर आपके जन्माक्षर बने होंगे तो उसमें आप कुंडली में देख सकते हैं आपका जन्म समय का अ, जो भी नक्षत्र होगा उसके नाम के साथ उसका चरण की संख्या भी लिखी होगी, ये पहला चरण है या दूसरा चरण है या तीसरा या चौथा चरण है। तो हमें एक बात तो ध्यान रखनी है कि राशि के लिए 30 अंश की एक राशि होती है और नक्षत्र जो होता है वो 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है।
एक राशि का अगर हम चरण में हिसाब करें तो वो 9 चरण होते हैं। पूरे 27 नक्षत्रों के मिलाकर पूरे कितने चरण होंगे? तो वो 108 चरण होंगे। 27 गुणा 4, तो 108 चरण का पूरे ये चक्र होता है, जो ये सारा अवकड़ा चक्र में हमें दिखाया होगा। तो ये जो उसमें और एक होता है नाड़ी, योनि, गण, आराध्य वृक्ष, पंचांग में ये सब दिया होता है। नाड़ी जो होती है वो अपने प्रकृति के बारे में बताती है। योनि यानी अपने व्यवहार के बारे में दिखाती है। गण यानी अपना स्वभाव, अपने मन का विचार। आराध्य वृक्ष भी उसमें देते हैं, तो हमें बीमारी के समय किस वृक्ष की औषधि अधिक उपयोगी होगी, यह भी उसमें देखा जाता है। पीड़ा परिहारार्थ के लिए भी हमें उस नक्षत्र का उपयोग होता है, आगे चल के वो भी हम देखेंगे। आराध्य देवता भी उसमें पंचांग में हमें दिखाई देते हैं। उसके साथ चरण चरण के साथ में भी उसका जो चरणांक होता है, उसके हर चरण के लिए एक अक्षर भी दिया होता है। यानी नए जन्मे हुए बालक जो होते हैं वो किस राशि में, किस नक्षत्र में और नक्षत्र के किस चरण में उनका जन्म हुआ है, उसकी गणना करने के बाद उस चरण के लिए जो अक्षर दिया होता है, उस अक्षर के ऊपर से उसका नाम रखना, ऐसा शास्त्र में बताया है। तो वो भी जो भी चरण का जो चौथा भाग जो है, जिसमें जो अक्षर दिए होते हैं, उस अक्षर से उसका नाम रखते हैं। वैसे ही राशि है 12 राशि, 12 राशि के राशिपति जो होते हैं उस ग्रहों के भी नाम होते हैं। वैसे ही नक्षत्र के नाम होते हैं। अगर वो अवकड़ा चक्र आपके सामने है तो उसमें पहली लाइन में राशि होगी, उसके नीचे नक्षत्र होंगे। तो एक लाइन में 9 नक्षत्र होंगे। अगर आप देख पाते हैं तो 9 नक्षत्र हैं, उसके 3 रॉ हैं। 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 नक्षत्र ऐसे पूरे होंगे। तो हर पहली लाइन में जो नक्षत्र है उसके जो स्वामी है, अगर पेन है तो उसके ऊपर आप उस नक्षत्र के सामने उस स्वामी का नाम लिख लीजिए, या फिर मैं बाद में लिख कर भी उसमें ग्रुप में डाल दूंगा। अगर लिख लेते तो आपके लिए सुविधा होगी। तो पहले नक्षत्र का स्वामी जो है उसको अभी इतना रट्टा मार दिया हमने उस समय से, तो केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, ये 9 है, वो इसी सीक्वेंस में उसके स्वामी है। तो पहले नक्षत्र का स्वामी केतु, दूसरे नक्षत्र का स्वामी शुक्र, तीसरे का रवि, केतु शुक्र रवि, चंद्र मंगल राहु, गुरु शनि बुध। मैं फिर से दोहराता हूँ, केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। ये हमारा अभी ग्रह पाठ होगा अगले रविवार को। हमें नक्षत्र के नाम याद नहीं रहे तो भी ये स्वामी के नाम ऐसे ही याद रहेंगे। पहले 9 नक्षत्र के लिए यही सीक्वेंस में आएगा, केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। दूसरे 9 नक्षत्र के लिए भी यही सीक्वेंस रहेगा, केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। वैसे ही तीसरे जो 9 नक्षत्र है उसके भी स्वामी ऐसे ही इसी सीक्वेंस में रहेंगे, इसी क्रम में रहेंगे। तो हमें कम से कम इतना तो याद अगले सप्ताह तक होना चाहिए। तो आगे की जो पंचांग का विषय पूरा नहीं हुआ है वो अधूरा ही है। हमारा समय अभी समाप्त हो गया है। तो इस थोड़ा तात्विक विषय या फिर थोड़ा टेक्निकल हो गया है, तांत्रिक हो गया है अभी से। तो ये गणित वगैरह ये थोड़ा थोड़ा अभी आगे बढ़ता जाएगा। तो इस आज के सत्र में कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि वो अभी उसकी समझ नहीं है तो अभी तुरंत ग्रुप में उसकी आपके मन में जिज्ञासा या प्रश्न है वो डाल दीजिए। अभी अगर समझ में नहीं आया तो आगे चल के फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी आज के सत्र में जितना हुआ है वो अगर स्पष्ट है चित्र तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसकी स्पष्टता अवश्य अगले रविवार के पहले तक कर लीजिए।
जिससे आगे का जो गणितीय भाग है वो समझना हमें आसान होगा। क्षमा करें, 1 मिनट और अधिक हो गया है, 7:01 हो गई है। अभी जिज्ञासा के लिए यहाँ पर समय नहीं है, तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं। आगे का जो भी है वो हम समूह पर चर्चा करेंगे, और कोई जिज्ञासा है तो वहीं पर पूरी करेंगे। जैसे हम हर सत्र का आरंभ किसी एक नए मंत्र से करते हैं, वैसे मुझे लगता है कि आगे से हर सत्र की समाप्ति किसी एक ही शांति मंत्र के साथ करें। जो शांति मंत्र अपने पूरे वर्ग के लिए एक ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन आरंभ का जो श्लोक है वो बदलेगा। मैं उमा जी से विनती करता हूँ कि कोई भी एक शांति मंत्र चुन के रखे और ग्रुप में साझा कर दे, जिससे वो शांति मंत्र हमें मुखोद्गत हो जाए, और सत्र के समाप्ति पर हर व्यक्ति अपना माइक ऑन करके हम साथ में समूह में वह शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। धन्यवाद। सभी को आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।